तो दोस्तों आज है इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। कब? 1947 में, जिसके लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर इस फ्रीडम की लड़ाई में लड़े और अपना बलिदान दिए ताकि हमारा कंट्री जो है वो आजाद हो जाए और हम गुलामी के जंजीरों से आजाद होकर अपना खुद का सुपरमेसी बना सके पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि हमारा अगर इतिहास कोई पढ़ता है तो यही बोलता है कि ये सोने का चिड़िया रहा है, यानी कि एक टाइम पे इस हमारे यहाँ रहने वाले लोगों का जिंदगी बहुत ही खुशहाल रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जैसे लोगों का सपना होता है अमेरिका जाना, यानी अमेरिका एक ना एक बार जाएं, वहाँ पे जॉब करें या कुछ भी करें, उसी तरह इतिहास के पन्नों में भारत का यही रोल हुआ करता था। बाहर के लोग यहाँ पे आते थे, एजुकेशन लेते थे या फिर ट्रेड करने आते थे, या किसी न किसी मोटिव से उनका ये इच्छा था कि एक बार भारत तो जाए, चाहे अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, सबको एक ना एक बार इंडिया या तो जीतना था या फिर आना था। इसी में कुछ लोग जैसे मुगल, अरब से आए लोग, ब्रिटिशर यानी यूरोप से आए लोग, ये लोग इंडिया को कॉन्क्यूर करने में सक्षम रहे और वो भी इसलिए सक्षम रहे क्योंकि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं था। और इतिहास के प्रेजेंट भी गवाह है कि जिस भी जगह पे यूनिटी नहीं रहेगी फिर उस जगहों को तोड़ना बिल्कुल इजी होगा। क्योंकि सपोज आप 100 लोग ही हैं और हम 20 लोग हैं और हम 20 लोग एक साथ हैं, हमें सिर्फ ये देखना होगा कि आप 100 लोग डिवाइड होकर 10 पे आ जाए, यानी आप 100 लोग हैं और 10-10 के ग्रुप में डिवाइड हैं तो हमारा डोमिनेंस आप पे होना तय है। क्योंकि हम 20 लोग हैं, एक हैं, और आप 100 लोग होके भी 10-10 लोग के साथ हैं, तो यहाँ पे हमारा सुपरमेसी आप पे होना तय है। और इसी में ब्रिटिशरों ने बाजी मार। तो चलिए अपना वीडियो हम ब्रिटिशरों के आने से लेकर भारत में होने वाला पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, जो कि आजादी की लड़ाई थी, इस बीच में उनका फैलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ और उन्होंने कैसी कैसी पॉलिसियां लाकर इंडिया पे अपना पैर जमाया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यूरोप में दुनिया को जीतने का होड़ लगा हुआ था। फिर उसमें स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या फिर जो भी हो, सभी में ये इच्छा पनप चुकी थी कि हमें पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करना है। और इसी जीत की भूख ने यूरोप को मोटिवेट किया कि वो दूसरे देशों को इन्वेड करे, चाहे किसी भी प्रोसेस से। और इसी में इंग्लैंड में एक ग्रुप तैयार होता है जो एक कंपनी फॉर्म करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपना इच्छा क्वीन के सामने रखता है कि हम लोग इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वो लोग ट्रेड करना चाहते थे। जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 1600 में एक चार्टर ग्रांटेड करती हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली देता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितना भी ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, इंग्लैंड से कोई दूसरा कंपनी वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होगा। जिसके बाद इंग्लैंड से एक जहाज चलता है और वो भारत में सूरत के एक बंदरगाह पे लैंड होता है। जिसके बाद से ब्रिटिशरों की कहानी शुरू होती है। तो हमारे ब्रिटिशर इंडिया में आ चुके हैं, यानी कि 1608 ईस्वी में वो सूरत में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ के वो मुगल एम्पायर के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं ट्रेड करने का। जिसके बाद उन्हें मुगल एम्पायर परमिशन दे देते हैं और वो 1613 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, यानी छोटा सा गोडाउन जिसमें वो अपना माल जो भी है वो ला कर रख सके और उसको सप्लाई कर सके। जिसके बाद वो अपना फैलाव बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो सिर्फ सूरत तक ही नहीं रुकते हैं। वो 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के सुल्तान से एक गोल्डन फरमान जारी करवाते हैं, जिसमें उन्हें साउथ के इलाकों में भी ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। और किस बेसिस पे? तो वो गोलकोंडा के सुल्तान को क्या प्रोवाइड करें? सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमको ट्रेड करने का परमिशन दे दीजिए। इस बेसिस पे नॉर्मली भाषा में समझे तो। इसी फैलाव के दौर में 1662 में भी एक घटना होती है। बॉम्बे, जो कि पहले दूसरे यूरोपियन कंट्री यानी पुर्तगाल के पास था, वो क्या करता है, अपनी लड़की की शादी इंग्लैंड में ध्यान से देख सुनिएगा, वो इंग्लैंड में अपनी लड़की की शादी यानी अपनी बेटी की शादी वहाँ के किंग के साथ करता है और बॉम्बे को दहेज में दे देता है। इस पे भी हंसी आता है, शादी करे हम आपसे और जो दूसरे जगह पे हमारा एक प्लॉट है, वो भी छोटा मोटा प्लॉट नहीं, बॉम्बे, उसको आपको हम दहेज में दे रहे हैं। और फिर जो इंग्लैंड के किंग थे वो उस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ताकि वो वहाँ पे ट्रेड कर सके और हमको एनुअल पेमेंट कर सके। क्योंकि किंग जो है वो तो यहाँ पे आने से रहे और उनका बंदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहले से यहाँ पे है उपलब्ध, तो उसको दे देते हैं लॉलीपॉप और पैसे लेते हैं उससे। जिसके बाद वो इसी तरह दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ के राजाओं से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास देखो न्यू टेक्नोलॉजी का ये गन है, ये मतलब अपना इक्विपमेंट दिखाते हैं और उसको मुँह लेते हैं अपने तरफ की, मैं तुमको सेफ्टी दूंगा, तुम्हारे पड़ोसी राज्य से तुम मुझे ट्रेड का परमिशन दो। और मैंने वीडियो में यही कहा कि हमारे यहाँ अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो कोई भी आकर रूल करके हमारे पास चला जाएगा। और यही उस टाइम भी हुआ। हमारे राजा का
दूसरे से लड़ाई था, ब्रिटिशर इसमें आते थे, वो बोलते थे कि एक काम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमको बदले में ये दे देना, जैसे ही तुम जीतना और उसको हम लोग हरा देंगे। इसमें किसका घाटा होगा? तुम दोनों आपस में लड़े अपने ही जमीन पे, तुम्हारा हार हुआ, उसमें भी उसका जीत हुआ, तुम्हारा जीत हुआ, उसमें भी उसका जीत हुआ। और इसमें 2 यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ चुके थे और लगातार 3 कर्नाटिक वार लड़े, जिसमें हार फ्रांस की हुई और फ्रांस को इंडिया से अलविदा कहना पड़ा और इंग्लैंड का कंप्लीट डोमिनेंस हो गया पूरे इंडिया में। और उनका मुख्य स्टेशन यानी कि मुख्य जगह कोलकाता हो गया, क्योंकि कोलकाता बहुत ही बड़ा जगह था जो बंगाल में आता था। और बंगाल आज का बंगाल नहीं, बांग्लादेश पूरा, बिहार पूरा, ये सब बंगाल में ही मोस्टली आते थे। और उनका मैक्सिमम ट्रेड या फिर पूरे एशिया का मैक्सिमम ट्रेड बंगाल का जो भी बंदरगाह था वहां से देखा जाता था। और उनका वहां पे डोमिनेंस होना ट्रेड के मामले में बेटर होगा। अभी वो रूल करना स्टार्ट नहीं किए, अभी भी उनका मोटिव ट्रेड ही था। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। एक दौर आता है 1757 का। इस टाइम एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होता है, जिसमें ये हिस्टोरियन कहते हैं कि एक छोटे से कमरे में वहां के रूलर सिराज उद दौला ने लगभग 146 इंग्लिश लोगों को यानी कि अंग्रेजों को पकड़कर उसके अंदर डाल दिए, एक बहुत से छोटे कमरे में, जिसमें सफोकेशन के कारण यानी कि सांस ना लेने के कारण या एक दूसरे के ऊपर दब जाने के कारण उसमें से 123 लोग मर गए थे। और जो लोग बचे थे वो जाकर ब्रिटिश अपने यहाँ पे इन सारे चीजों का ढिंडोरा पीटते थे, जिसका आज भी ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। पर कुछ हिस्टोरियन इस पे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कमरे का साइज भी देखे तो उसमें 146 लोग आना बिल्कुल संभव नहीं है। हुआ था ये तो तय है, पर इतना नंबर होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ये ट्रेजेडी अंग्रेजों को बहुत खला। फिर अंग्रेज जो है वो अपने एक जनरल को भेजते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम बहुत ही फेमस है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आता है, वो यहाँ पे फिर यूनिटी जो बात किए थे, यूनिटी ना होना, वो यहाँ पे सिराज उद दौला के अपने ही लोगों को अपने साइड कर लेता है और पहला बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में होता है और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बिना लड़े ही सामने वाले को हरा देता है, क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको ही अपने साइड में कर लिया। अब जब हम राजा हैं, हमारा सेनापति किसी दूसरे के साइड चला गया तो फिर मेरा जीतना संभव नहीं है। जिसके बाद सिराज उद दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को वहाँ का रूलर बना दिया जाता है, यानी बंगाल का। और बदले में रॉबर्ट क्लाइव को बहुत सारा धन दौलत दिया जाता है। और मोस्टली उसके बाद चूंकि अंग्रेजों ने उसको चूज किया था तो वो अंग्रेज के पॉपेट के रूप में काम कर रहा है, यानी पपेट के रूप में। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप होने के कारण मीर जाफर भी समझ जाता है कि इनसे नहीं चलने वाला है, फिर वो उंगली करने लगता है। तो जिसके बाद फिर से एक लड़ाई होता है जिसमें मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। मीर कासिम जो था बहुत समझदार था, वो क्या किया, वहां से कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया, कोलकाता से कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया और बिहार में कैपिटल वो अपना ला दिया। वो सोचा कि हम वहां से दूर रहेंगे तो उसके डोमिनेंस से बचे रहेंगे, यानी अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम होगा और यहाँ से हम अपना शांति से रूल करेंगे। फिर एक बैटल होता है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम और अवध के नवाब तीनों मिलकर अंग्रेजों पर वार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह हुआ कि वो तीनों मिलकर भी अंग्रेजों की एक कुछ नहीं कर, और इस युद्ध में यानी कि बैटल ऑफ बक्सर में तीनों का हार एक ही टाइम में हुआ, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही काला समय के रूप में जाना जाता है। जिसके बाद से अंग्रेजों का डोमिनेंस पूरा बढ़ने लगा। अब जब आपके यहाँ के जो मुख्य राजाएं हैं वहीं हार गए हमसे, तो अब हमारा मोटिव ट्रेड करने का नहीं, हमारा मोटिव आपको रूल करने का ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद अंग्रेज पीछे मुड़कर देखे नहीं, वो अपना डोमिनेंस बनाना स्टार्ट कर दिए। अब वो सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहे, अब वो टैक्सेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने लगे। वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी में ये हुआ कि दीवानी राइट्स जो था, यानी कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पुलिस, जजमेंट्स वगैरह सब ब्रिटिशरों के हाथ में चला गया और सोशल वेलफेयर ये हमारे बंगाल के नवाब साहब के हाथ में आया, जो कि बहुत ही हंसी का बात था। अवध के जो नवाब थे उनको वापस उनके जगह पे बैठा दिया गया, क्योंकि अभी इनका मोटिव अवध को अटैक करना नहीं था, क्योंकि मराठा उस समय कंटिन्यू अटैक कर रहे थे और अवध जो था वो मराठा के खिलाफ लड़ रहा था। तो अंग्रेज सोचे कि अगर हम अवध को और डिमोलाइज कर देते हैं तो मराठा यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इससे बेटर ये है कि अवध को उस जगह पर छोड़ दे, ताकि वो इन दोनों के बीच में, मराठा अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करे और पहले वहीं उससे लड़े। और शाह आलम को, यानी मुगल एम्परर शाह आलम को पेंशन पे किसी कोने में बैठा दिया और इसके बाद उनका कंप्लीट डोमिनेंस बंगाल पे हो गया, क्योंकि सारा दीवानी राइट्स उनके हाथ में चला गया। और पहली बार इस टाइम से, अभी तक तो अंग्रेज जो थे वो ट्रेड कर रहे थे, यानी वो अपने यहाँ से सोना ला रहे थे और यहाँ से सामान खरीद रहे थे, यानी आपको सोना अभी भी पे कर रहे थे वो अपने देश का, और आपके यहाँ से सामान खरीद के वो अपने यहाँ भेज रहे थे। लेकिन अब चूंकि दीवानी राइट्स उनके हाथ में चला गया, तो अब वो अपने यहाँ से सोना ना लाकर आपके देश से ही पैसा ले रहे
थे और फिर आप ही के देश से सामान खरीद रहे थे, यानी पैसा भी आप ही से ले रहे हैं और फिर उसी पैसे से आप ही का सामान खरीद रहे हैं। और इस टाइम के बाद से ही इंडिया का खजाना विदेशों में जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर सपोज बाहर से पैसा आता है और हम ट्रेड करते हैं यानी अपना कुछ देते हैं तो बैलेंस बना रहता है, लेकिन अब जब हम ही खुद पैसा दें फिर हम ही उस पैसे से सामान दें तो हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और इस टाइम से पूरे भारत का इनकम विदेशों में जाने लगा और इंडिया गरीबी की तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह 1764 के बाद अंग्रेज कंटिन्यू अपना डोमिनेंस बनाते चले गए, वो पीछे मुड़कर नहीं देखे, चाहे वो कर्नाटिक वार का लड़ाई हो, यानी चाहे वो 4 लड़ाइयाँ मैसूर के खिलाफ लड़े हों, 3 लड़ाइयाँ मराठाओं के खिलाफ, 2 सिख अंपायर के खिलाफ, एक एक कर सबको हराते चले गए और रीजन यही था कि हमारे यहाँ पे यूनिटी ना होना। जिसके बाद इंग्लैंड में बैठे लोग ये सोचे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे अपना पैर जमा लिया है और हम लोग अब हस्तक्षेप करें, तो वो वहाँ पे अपने रानी या फिर जो भी राजा थे उस टाइम के उनसे मिलकर ये बोलना स्टार्ट किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत अत्याचार कर रहा है, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। फिर आता है हमारा 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट और यहाँ से कंपनी का डायरेक्ट रूल स्टार्ट होता है, यानी अब जो पहले डुअल गवर्नमेंट था यानी कि निजाम को भी कुछ मिला हुआ था काम करने के लिए, उसको भी उनसे छीन लिया गया और अब कंपनी का रूल डायरेक्ट आ गया कि अब सिर्फ कंपनी ही रूल करेगी और ये रूल 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक चला। और इस बीच अंग्रेजों ने जो इंडिया का बुरा हाल किया वो बहुत ही डेंजर था। अंग्रेज एक के बाद एक एक्ट लाते गए जिससे इंडिया को रेगुलेट किया जा सके, वो खुद को भी रेगुलेट करते थे और इंडियंस को भी रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिए लॉ के जरिए। फिर चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो, इन सभी एक्ट के जरिए वो एक एक कर धीरे धीरे इंग्लैंड का सारा रूल इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिए हैं। और इन्हीं सब एक्टों के जरिए वो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, जजेस लेकर आए, पुलिस अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए, क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर आए, यानी कि वो यहाँ के लोगों को पढ़ाएं या फिर ये भड़काएं और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। क्रिश्चियन का भी वो एरा चल रहा था कि क्रिश्चियन में कैसे लोगों को बदलना है। और एक टाइम ऐसा आया कि ये एक्सट्रीमिज्म इतना हद तक बढ़ गया कि 1857 में लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह अपने अपने रीजनों के कारण किया, यानी कि कंपनी से वो इतने भड़क चुके थे कि वो कंपनी का रूल बिल्कुल नहीं चाहते थे और अलग अलग जगहों पे वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। वो विद्रोह उनके अपने अपने मुख्य कारण के थे। वो मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेजों ने एक लॉ लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसके तहत अगर कोई राजा बिना किसी संतान के मर जाए तो वो राज्य ऑटोमेटिक ही ब्रिटिशरों के पास चला जाएगा। यानी सपोज मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरा डेथ हो जाए और मेरा कोई बच्चा ना रहे तो वो राज्य ऑटोमेटिक ही अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। एक ये पॉलिसी। दूसरा पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब कि अंग्रेज जो थे वो राजाओं के लड़ाई में जाते थे, बोलते थे कि हम आपके दूसरे राजा के से लड़ने के खिलाफ हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले मेरे सैनिक आपके साइड से लड़ने जाएंगे और उन सारे सैनिकों का खर्च आपको उठाना है, कार्यभार आपको उठाना है, सब कुछ आगे आपको करना है। यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट सैनिक देंगे जिसका खर्चा आपको उठाना है और आप इस सैनिकों से दूसरे राजाओं के खिलाफ लड़ना है तो लड़ लीजिए, नहीं लड़ना है तो अपना घर में बैठे रहिए, लेकिन बदले में जब हमें जरूरत पड़ेगा तो आपको भी हमारे साथ आना होगा। जिसके बाद इसमें होता यह था कि हम आपके साथ भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिए, आपके दुश्मन देश के साथ भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिए। अब ये होता था कि आप लड़ने जाइएगा तो वो भी मेरे पास आएगा, फिर हम आपको कंट्रोल करेंगे कि आपको नहीं लड़ना है और इस तरह हम दोनों को कमजोर कर देंगे और दोनों पे अपना डोमिनेंस बना लेंगे। ये दूसरा रूल था। तीसरी पॉलिसी थी रिंग फेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में होता यह था कि सपोज मेरे पड़ोस में कोई रहता है और उसके पड़ोस में मेरा दुश्मन रहता है तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने पड़ोस के ही बॉर्डर पे, यानी कि उसका घर जो है मेरे दुश्मन वाले घर से मैच कर रहा है, वहीं पे लड़ाई लड़ूंगा और उसको हराने की कोशिश करूंगा। इसमें प्रॉफिट ये होता है कि हमारे घर पे कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, हमारे पड़ोसी के घर पे लड़ाई हो रहा है और वो भी किसके खिलाफ? तो हमारे ही दुश्मन के खिलाफ। इसमें फायदा मेरा ही है कि मेरा घर तरक्की करेगा और हमारे पड़ोसी और जो उसके बगल में है हमारा दुश्मन वो लड़ते रहेंगे। लड़ेगा कौन? मैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी था। इसी तरह अंग्रेज एक के बाद एक पॉलिसी लाए जो यहाँ के लोगों को तोड़ता चला गया और अंग्रेजों का डोमिनेंट बढ़ता चला गया। और फिर से कहूंगा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों का और हमारे यहाँ यूनिटी ना होना बहुत ही फायदा उठा इसका। 1857 में पहला इंडिपेंडेंस फाइट होता है जिसमें जीत हमारा नहीं होता है, फिर भी वो ये बता देता है इंग्लैंड तक कि हम अब जाग चुके हैं, यानी हमारा लड़ाई अब स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पे जो हमारे रूलर थे इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ से कंपनी का रूल, यानी कि जो 1773 से लेकर 1857 तक चल रहा था, उसको हटाकर डायरेक्ट इंग्लैंड का रूल स्टैब्लिश कर दिया और 1858 के बाद इंग्लैंड के रूलर के नाम पे हमें रूल करना स्टार्ट कर दिया गया। अभी
अभी तक जो थे हम लोग कंपनी के द्वारा रूल किए जा रहे थे, और 1857 की क्रांति के बाद से हम इंग्लैंड के रूलर से रूल होने लगे, जिसके बाद बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई और फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो इस वीडियो में हमारे इन सभी बातों के बताने का मोटिव यही था कि हम सभी आज़ादी से कुछ टाइम पहले का, पर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर कैसे अपना पैर इंडिया में कम्प्लीटली फैलाए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात किए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।